गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो है स्थिर वैद्युत विभव का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने भूमिका की चर्चा की थी, तो आप लोग एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिए कि भूमिका में हम लोग क्या बताए थे कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को रखते हैं और इसके विपरीत, इस विद्युत बल के विपरीत जब हम कोई कार्य करते हैं, बल लगाते हैं, तो एक कार्य होता है। जो दूरी हम लोग तय करते हैं उससे एक कार्य होता है। यही कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जो कि हम लोग निकाल लिए थे। स्थितिज ऊर्जा के रूप में UB बराबर माइनस Q0 इन्फिनाइट A टू B E dx। यहां तक क्लियर है? आगे हम लोग जो है आज स्थिर वैद्युत विभव का चैप्टर पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 में। आज हम लोग थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जान लेते हैं, ज्यादा नहीं जानेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा इसका हिस्ट्री जाना है तो हो सकता है कभी हम स्पेशल वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये विभव का जो खोज हुआ है, विभव का खोज 1700 ये अलेक्सांड्रो वोल्टा ने किया था। इसका जन्म 1745 ईस्वी में हुआ था और ये इटली के थे। लेकिन हमारे भारत में विद्युत इलेक्ट्रिक का खोज जो लगभग 3000 BC पहले एक वैदिक काल के ऋषि थे, जिन्होंने अपने संहिता में किया था, अपने ग्रंथ में किया था। उसका नाम था अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक का खोज किया था। तो और यह जो है खोज का वर्णन जो है अगस्त्य के एक संहिता का नाम है अगस्त्य संहिता, उसमें जो है संस्कृत श्लोक के रूप में दिया हुआ है। तो चलिए, ये सब हिस्ट्री का बात है, इस बात पे हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे और हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखे थे कि विद्युत क्षेत्र, अब विद्युत क्षेत्र को हम लोग दो तरीका से समझते हैं। पहला तो हम लोग किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर तीव्रता के द्वारा, और दूसरा जो है किसी बिंदु पर विभव के द्वारा। तो तीव्रता का तो हम लोग चर्चा कर चुके हुए हैं, तीव्रता हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो है विभव का चर्चा करना है। ठीक है, तो विभव का कॉन्सेप्ट समझने के लिए बेटा है हम लोग को जानना है कि विद्युत क्षेत्र को दो तरीका से हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक तीव्रता से, एक विभव से। अब हम लोग यहाँ पे विभव के कॉन्सेप्ट को समझेंगे पहले। तो विभव के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोगों को दो तरह का जो है विभव के चर्चा के लिए दो चीजों से तुलना करते हैं। पहला होता है तरल के द्वारा, तरल के प्रवाह के द्वारा, और दूसरा उष्मा के प्रवाह के द्वारा। अब हम विभव को बेसिक तरीका से समझ रहे हैं, इससे ही सारा डेफिनेशन निकलेगा। तो हम लोग देखेंगे तरल के प्रवाह के द्वारा, तो इसका एग्जांपल हम लोग अपने घर में भी देखते हैं। चलिए एक फिगर बना रहे हैं पहले। मानते हैं कि ये टंकी है, टंकी A है और ये टंकी B है। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है वो h1 है, ये h2 है, और यहां से हम लोग एक पाइप के द्वारा जब इसको जोड़ देते हैं तो इस टंकी का जो जल है
उसका प्रवाह इस दिशा में छोटे वाले टंकी की ओर हो गया। तो अब हम लोग ये तो देखे हुए हैं ना, अपने घर में देखे हुए हैं कि जब हम टंकी से छत पे रखे किसी टंकी से जब हम पाइप को जोड़ते हैं तो वह पाइप के द्वारा पानी नीचे प्रवाहित होता है। यदि यहाँ पे कोई टंकी है तो इस टंकी का जल इस टंकी में चले जाता है। ये तो देखे ना। तो आगे इसका कारण क्या हुआ, चलिए इसको और हम एक दूसरे तरीका से लेते हैं। ये दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि इस वाले भाग का जो व्यास है, डायमीटर है, वो इस वाले भाग से अधिक है कि नहीं, अर्थात यहाँ जो D1 है ग्रेटर देन D2, मतलब व्यास दोनों का डिफरेंट है। अब देखते हैं इसमें पानी का जो लेवल है वो इस लेवल से है और यहाँ पे हम लोग एक कुंडी लगा दिए हैं जिसके कारण ये पानी रुकी हुई है, ठीक है। और इस जल का स्तर इस भाग तक है। यदि अब हम देख लेते हैं कि यदि इस कुंडी को हटा दें तो आप लोग समझ सकते हैं कि यह पानी किस दिशा में प्रवाहित होगा। ये पानी जो है इधर से इधर की ओर प्रवाहित होगा। क्या ये पानी इधर से इधर की ओर प्रवाहित होगा? और कब तक प्रवाहित होगा? तब तक प्रवाहित होते रहेगा जब तक कि इसका लेवल सेम नहीं हो जाए। अर्थात इस पानी का प्रवाह तब तक होते रहता है जब तक इसका लेवल सेम नहीं हो जाए। तो हम लोग देखते हैं कि लेवल सेम हो जाता है, पानी का प्रवाह तब तक बंद नहीं होता है, तब तक नहीं रुकता है जब तक लेवल सेम नहीं हो जाए। उसी प्रकार यहाँ भी देखते हैं कि इसमें पानी का प्रवाह तब तक होते रहता है जब तक इसका लेवल सेम नहीं हो जाए। अर्थात ये टंकी पूरा खाली होगी, इसमें चले जाएगा पानी। तो हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि पानी का जो प्रवाह हो रहा है, जो पानी प्रवाहित हो रहा है वह लेवल के अंतर के कारण हो रहा है। इसका स्तर अलग है और इसका भी स्तर अलग है। यहाँ देख रहे हैं पानी का पहले देखिए लेवल यहाँ तक था और इसका यहीं तक था। तो इस लेवल के अंतर के कारण जो है पानी का प्रवाह हो रहा है, ना कि हम टंकी के मोटाई को, ऊंचाई को, टंकी में भरे आयतन को देख के ये निर्धारित नहीं करते हैं। स्वयं उसी प्रकार से एक और हम लोग देखेंगे एग्जांपल। ये एग्जांपल समझ गए होंगे, मिटा रहे हैं। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग 2-3 बार वीडियो देखिए, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए। एक देखते हम उष्मा के प्रवाह के द्वारा। तो जब हम देखते हैं कि आप लोग जनरल ये लॉजिक है, ये कोई वस्तु है, ठीक है, और ये कोई वस्तु है। हम लोग देख रहे हैं आकृति पे निर्भर नहीं करता है, हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये कोई वस्तु है और इसमें जो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर काफी अधिक है। इस T1 का टेम्परेचर जो है अधिक है और इसका टेम्परेचर इसकी तुलना में कम है। तो हम लोग लॉजिक से बता सकते हैं कि अगर इस दोनों को जोड़ दिया जाए तो टेम्परेचर किधर से किधर जाएगा। तो इसमें अगर हम जोड़ दें तो जिधर ज्यादा टेम्परेचर है वो कम टेम्परेचर की तरफ जाएगा। अर्थात इसका जो प्रवाह होगा वह अधिक से कम की ओर होगा। तो हम लोग देखें पानी में भी क्या देखें, पानी में देखें कि यदि हम इस तरह रखते हैं, इस तरह रख रहे हैं, तो इसका जो है स्तर ज्यादा है। स्तर ज्यादा होने के कारण इसमें क्या होगा, दाब भी ज्यादा होगा। जहां दाब ज्यादा होगा वो दाब कम दाब की ओर प्रवाहित करने लगता है। तो यहाँ जल का प्रवाह जो है इस तरफ से होना स्टार्ट हो जाता है। अर्थात यहाँ जो दाब है वो अधिक उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाता है। सेम इसी प्रकार में हम लोग देखते हैं। अब हम लोग समझेंगे किसी चालक में।
तो किसी चालक में क्या होता है, मान लेते हैं ये कोई चालक है, ये कोई चालक है, हम लोग कल्पना कर रहे हैं इस चालक का मानते हैं कि ये विभव यहाँ पे है A और ये विभव यहाँ पे है B। अब यदि हम बोल रहे हैं कि अब जो है देखते हैं कि धारा यदि इधर से इधर जा रहा है तो हम लोग के माइंड में ये जाएगा। सबसे पहले देखेंगे कि जिस प्रकार से लेवल में वहां अंतर होता है, यहां भी विभव में अंतर होता है। ये विभव है, जिस प्रकार से लेवल में अंतर के कारण, दाब के अंतर के कारण जल का प्रवाह हो रहा था, उसी प्रकार विभव में अंतर होने के कारण धारा का प्रवाह होता है। कोई दिक्कत? तो विभव में अंतर होने के कारण क्या प्रवाहित होगा? धारा प्रवाहित होगा। तो हम लोग देख सकते हैं यदि A का विभव B के विभव से अधिक हो, B के विभव से अधिक हो तो हम लोग बोलेंगे कि धारा किधर से किधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है। और यदि B का विभव के अंतर के कारण क्या प्रवाहित हो रहा है? धारा प्रवाहित हो रहा है। और ये धारा की दिशा जो होगा वह धारा की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगी और होगी। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि ये जो विभव है, विभव क्या है? विभव विद्युत की वह स्थिति है, वह भौतिक गुण है जो आवेश के प्रवाह के दिशा को बतलाता है कि आवेश का प्रवाह जो हो रहा है वह किस दिशा में हो रहा है, यह विभव बताता है। तो हम लोग एक और भी चीज देखें, क्या देखें कि उष्मा का जो प्रवाह होता है वह उष्मा का प्रवाह टेम्परेचर के आधार पे होता है। उष्मा कितना अधिक है, किसमें कम है, किसमें ज्यादा है, वो मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि इस वस्तु का टेम्परेचर क्या है। जिसका टेम्परेचर अधिक होगा तो अधिक से कम की ओर। अगर टेम्परेचर इसमें अधिक है और ये टेम्परेचर इसमें कम है, टेम्परेचर क्या है? कम है, तो टेम्परेचर का जो प्रवाह होगा, मतलब जो प्रवाह इधर से इधर की ओर, अधिक से कम की ओर, ये टेम्परेचर के आधार पर उष्मा का प्रवाह होता है। उष्मा का प्रवाह होता है टेम्परेचर के आधार पर। तो आप लोग अब समझ चुके होंगे कि विभव क्या है। तो अब हम लोग आगे टॉपिक में चलेंगे। अब हम लोगों को समझना है विभवांतर, पोटेंशियल। अब देखते हैं कि विभवांतर क्या होता है। तो विभवांतर, ऐसे तो हम लोग जनरली जो है 10th में पढ़ चुके हैं ना कि विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो अब हम लोगों को देखना है, क्योंकि हम लोग कल ही चर्चा किए थे विभवांतर का, और कल हम लोग जितना भी चर्चा किए थे 2 बिंदु से, उससे विभवांतर ही निकला था। आज उसी का चर्चा हम लोग फिर से कर रहे हैं। मानते हैं कि माना कि Q कोई आवेश है जिसके कारण क्या होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। Q आवेश है और इसके कारण एक विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ये काल्पनिक होता है, ये हम लोग कल्पना किए हुए हैं, ऐसा विद्युत क्षेत्र दिखाई नहीं देता है। तो विद्युत बल रेखा जो होता है, विद्युत बल रेखा से हम लोग विद्युत क्षेत्र को दर्शाते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट पे कोई परीक्षण आवेश को रखते हैं Q0 को, और A से B तक लाते हैं। हम लोग कल देखे थे कि A से B तक लाने में क्या होगा? कुछ कार्य करना पड़ता है। तो कार्य करना पड़ता है, तो जो हम लोग बल लगाते हैं इस इलेक्ट्रिक फोर्स का विपरीत में लगाते हैं, मतलब बराबर होना चाहिए, विपरीत। और जो इसको लाएंगे यहाँ से, वह बहुत धीमी गति से, अर्थात इसका त्वरण चेंज नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी इसका चेंज नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग जो है इसको ज्ञात करते हैं। तो अब देखते हैं कि हम लोग विभव क्या होता है, सॉरी विभवांतर क्या होता है। तो यदि परीक्षण आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। विभवांतर जो होता है, हम लोग जानते हैं विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश पड़े में W/Q0। तो ये विभवांतर हो गया।
तो अब हम लोग कहां से कहां तक ला रहे हैं, विभवांतर जो निकालते हैं ए से बी तक, ए से बी तक, तो ए से बी और बराबर हो जाएगा क्या निकलना मेरा, जो कार्य किया गया W1 और जो आवेश है उसके अनुपात को। तो यहां से हम लोग एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि क्या होता है, विभवांतर किसे कहते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से परीक्षण आवेश को दूसरे बिंदु तक लाने में किसी भी पथ के द्वारा किया गया कार्य। अब यहाँ हम लोगों को थोड़ा कार्य समझना है, क्योंकि जब तक कंफ्यूजन रह जाए तो समझना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग समझते हैं कार्य यहाँ क्या होगा। अगर हम बोलते हैं कि इधर से चले या इधर से चले या ऐसे चले तो कार्य सेम होगा। समझ में आया, कार्य कैसे सेम होगा, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि यहां से चले यहां, ठीक है, दोनों के बीच में जो कार्य हुआ वो W1 हुआ, यहां से चले यहां, दोनों के बीच में जो कार्य हुआ W2 हुआ। इधर से अगर हम इस तरह चलते हैं, मतलब किसी भी पथ के अनुसार चले, पथ से स्वतंत्र होता है, इसीलिए हम लोग विभवांतर को एक अदिश राशि मानते हैं। इसका मतलब हुआ ये पथ से स्वतंत्र होता है। हम लोग देखते हैं कैसे, तो आप लोग पूछ सकते हैं ना कैसे, तो देखते हैं, ये हो गया कार्य W1, ये W2, ये W3, ठीक है। कार्य का डिफिनेशन हम लोग क्या जानते हैं, कार्य जो होता है वह बल गुना विस्थापन होता है। अब यहां बल तो हम लोग समझ रहे हैं, विस्थापन भी समझ रहे हैं। विस्थापन क्या होता है कि किसी भी दो बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी, जो न्यूनतम दूरी होगा वही उसका विस्थापन होगा। तो हम लोग अगर बोले कि यहां से चलते हैं और इस तरह घूम के हम यहाँ आ रहे हैं और एक बार यहीं से चले आए यहाँ, तो दोनों के द्वारा जो फिजिक्स के अनुसार कार्य किया गया है वह सेम है। क्योंकि हम जो F लगा रहे हैं, F को लेते आ रहे हैं, स्लोली ला रहे हैं हम लोग, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। इसी के विपरीत में ला रहे हैं, F जो लगा रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट से ले रहा है, ये विस्थापन मेरा इतना ही हुआ। तो हम यहां से चले, इसका मतलब क्या हुआ, जो हम लेंगे वह अंतिम बिंदु में प्रारंभिक बिंदु को घटाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये जो विभवांतर होगा इसके द्वारा, सभी के द्वारा क्या गया कार्य एक ही है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि विभवांतर क्या होगा, तो अंतिम बिंदु VB और VA बराबर W/Q, ये जो हो गया यही विभवांतर कहलाता है। विभव में अंतर, ये हो गया बिंदु B का विभव और ये बिंदु A का विभव। समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है ना, और वीडियो को 2-4 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि विभव में अंतर हो रहा है। अब यहीं से डिफिनेशन विभव का भी निकलता है। अब एक बार फिर से हम लोग जो है रिमाइंड कर लेते हैं कि विभवांतर क्या होता है। विभवांतर जो है किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को किसी भी पथ के द्वारा लाने में जो कार्य किया जाता है वह उस दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर कहलाता है। क्लियर हो? विभवांतर क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश क्यों कहते हैं, हम लोग जानते हैं अदिश वह होता है जिसका दिशा निर्धारित नहीं हो, तो हम लोग इसे किसी भी पथ के द्वारा चल के पहुंच सकते हैं। हम लोग ये भी देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सर्किल में चक्कर लगाता है तो इसके द्वारा किया गया कार्य जो होगा वह 0 होगा, अर्थात ये वर्क डन जो होगा ये 0 होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं W बराबर F इंटू S होता है और S यहाँ पे इसी बिंदु पे यदि पहुंच जाता है तो S का मान 0 हो जाएगा, अर्थात W बराबर 0। यदि हम कोई सर्कल पे चक्कर लगाएं फिर उसी बिंदु पे पहुंच जाए तो मेरे द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। तो यहाँ हम लोग समझ चुके, इसीलिए विभवांतर को हम लोग डिफाइन करते हैं इस प्रकार की, यदि किसी परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो लाने में कार्य किया जाता है वह मेरा विभवांतर कहलाता है। और विभवांतर के द्वारा ही विभव को समझा जा सकता है, क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं। अब देखिए नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार मन में सोचिए कि किसी आदमी का जो तुलना करेंगे तो कोई तो आदमी चाहिए ना। हम विभव को 100% सही नहीं मान सकते हैं,
क्योंकि विभव जो है, विभव का मतलब हुआ पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब किसी का क्षमता देख रहे हैं, कितना क्षमता है। अगर मान लीजिए कि आप अकेले दौड़ रहे हैं, अकेले दौड़ रहे हैं और बोलेंगे कि हम सबसे तेज दौड़ रहे हैं, तो क्या पता चलेगा कि मेरे में कितना क्षमता है? तो क्षमता दिखाने के लिए हमको तुलना करना पड़ता है, वो तुलना के आधार पे ही हम लोग विभव को निकालते हैं। समझ में आया? तो हम यहाँ से मिटा रहे हैं, अब थोड़ा सा विभव का चर्चा कर लेते हैं। आप लोग सिर्फ जो है वीडियो को इत्मीनान से देखिए, उसके बाद जो हम पढ़ाएंगे वो पीडीएफ हम आपको उपलब्ध करा देंगे। सिर्फ आपको देखने का काम है, ये नहीं कि 2 मिनट वीडियो देखे उसके बाद फिर जो है हट गए, ऐसा नहीं। तो अब हम लोग विभव का चर्चा करते हैं। विभव क्या होता है? कल भी हम लोग चर्चा किए हुए हैं। तो विभव क्या होता है? किसी आवेश के कारण, मानते हैं कि माना कि क्यों कोई आवेश है जिसके कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तो इस विद्युत क्षेत्र में हम लोग अभी विभवांतर देखे कि ये बिंदु से ए से बी तक लाते हैं। और हम लोग कल भी चर्चा किए थे कि यदि हमको विभव ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इस बी का विभव ज्ञात करना है तो ये पॉइंट जो है इन्फिनाइट तक ले जाते हैं। इन्फिनाइट से रख के, अनंत से रख के इसको कहाँ लाते हैं? बी तक लाते हैं। अर्थात मेरा जो ये पॉइंट ए हो गया वो इन्फिनाइट चला गया। और विभवांतर हम क्या देखें कि भी बी माइनस भी ए बराबर तो डब्ल्यू बाई क्यू नॉट था। समझ में आ रहा है ना? यहाँ से हम एक और भी डिफिनेशन निकाल सकते हैं कि प्रति एकांक आवेश के द्वारा किया गया कार्य विभवांतर होता है। कोई दिक्कत? तो फिर से देखिए कि हम ये ए को यदि इन्फिनाइट ले जाए तो हम लोग जानते हैं कि इन्फिनाइट में जो बल का मान होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, स्थिर वैद्युत बल होता है, सॉरी स्थिर वैद्युत बल जो होता है उसका मान क्या होता है? इन्फिनाइट में इसका मान क्या होता है? शून्य होता है। तो जहां पे फोर्स ही नहीं लग रहा है तो कोई वर्क होगा क्या? विभव उत्पन्न होगा क्या? नहीं होगा। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इन्फिनाइट पे जो ए का, इन्फिनाइट पे जो मान है ये क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे भी बी माइनस भी ए का मान इन्फिनाइट देते हैं डब्ल्यू बाय क्यू नॉट। तो भी बी माइनस 0 बराबर डब्ल्यू बाय क्यू नॉट, अर्थात भी बी बराबर डब्ल्यू बाय क्यू नॉट। तो ये हम किसका विभव निकाले? बी का विभव निकाले। तो हम अब इसके अनुसार डिफिनेशन बना सकते हैं। क्या डिफिनेशन बनाएंगे कि किसी अनंत में रखे परीक्षण आवेश को कहां तक? किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वह उस बिंदु का विभव कहलाता है। सिंपल सा डेफिनेशन है कि यहाँ से अगर हम इसको लाएं, अनंत से ला रहे हैं, और कैसे लाएंगे? तो बहुत स्लो लाएंगे, बहुत धीरे धीरे, ठीक है ना? बहुत स्लो लाएंगे। स्लो लाने के बाद ही इसका जो है ना वेलोसिटी चेंज नहीं होगा और हम विभव को ज्ञात कर पाएंगे। तो समझ गया ना कि विभव का मान हम विभवांतर के आधार पे दे सकते हैं। विभवांतर से ही विभव बन रहा है, क्योंकि कोई भी आदमी यदि हम तुलना करते हैं तो 2 चीज चाहिए, 2 आदमी चाहिए, एक से तो कोई तुलना नहीं हो सकता ना। इसीलिए हम लोगों को विभव को ज्ञात करने के लिए विभवांतर से डिफाइन करना पड़ता है। तो आप लोग यहाँ तक समझ चुके? विभवांतर, अगर हम विभव का डिफिनेशन दे क्या बोलेंगे कि अनंत से किसी भी पद के द्वारा, अनंत डिफिनेशन बदल सकता है, हम बोल रहे हैं क्योंकि डिफिनेशन हर तरह से बनता है, इसलिए आप लोग चेंज कर सकते हैं कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी पथ के द्वारा लाने पर जो कार्य किया जाता है वह उस बिंदु का विभव कहलाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं? तो अब हम लोग क्या करेंगे, विभव का को मिटा रहे हैं और थोड़ा सा फैक्ट हम लोग जान लेते हैं जो कि आगे जाके सभी चीज में काम देने वाला है। क्या है जो हम विभव ज्ञात करते हैं? तो सबसे पहले ये पथ से स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र का मतलब कि ये ए से बी तक हमको जाना है तो हम किसी भी मार्ग से चल सकते हैं, ठीक है ना? तो जो वर्क होगा
दोनों के बीच में वर्क तीनों के बीच में सेम होगा, अर्थात W1 बराबर W2 बराबर W3। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब दूसरा बात क्या हमको जानना है कि जो विभव, हम लोग जानते हैं दूसरा बात कि अनंत पर जो विभव होता है कितना हो जाएगा, अनंत पर विभव शून्य होता है। इनफिनाइट पे अगर हम भी इनफिनाइट देखें तो इसका मान शून्य होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अब विभव हम देखें कि क्या है विभव, विभव एक अदिश राशि है। जब विभव अदिश है तो विभवांतर भी अदिश है। विभव और विभवांतर दोनों अदिश है क्योंकि हम किसी भी दिशा से चल सकते हैं और कहीं भी, मतलब कि जो पॉइंट है जो प्रारंभिक से अंतिम है वहां तक हम पहुंच सकते हैं। तो यहाँ तक पहुंच चुके हम लोग। अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग एसआई मात्रक को। तो एसआई मात्रक जो देखेंगे तो अब यहाँ से देखते हैं कि हम लोग एसआई मात्रक कैसे निकालते हैं। विभव या विभवांतर का दोनों तो फॉर्मूला एक हो गया, विभव बराबर क्या हो गया W/Q0। हम लोग देखते हैं कि विभव का यदि हमको निकालना है एसआई मात्रक तो W का एसआई मात्रक क्या होता है, कार्य का एसआई मात्रक जूल और आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम। तो अर्थात बोलेंगे जूल पर कूलॉम। कूलॉम जो है जूल पर कूलॉम क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो विभव का और विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वह वोल्ट होता है। कोई दिक्कत। अब यहाँ से एक चीज और निकल सकता है, हम लोग दूसरा अन्य डेफिनेशन भी दे सकते हैं, अन्य एसआई मात्रक भी दे सकते हैं। कैसे, तो वर्ग का हम लोग क्या जानते हैं, जो वर्ग होता है वह Fs होता है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो बल गुना विस्थापन हो गया, बटे आवेश तो हम लोग देख ही रहे हैं Q0 है। उसके बाद ये बल का जो है एसआई मात्रक क्या होता है न्यूटन, और दूरी का क्या होता है मीटर, इसका कूलॉम। तो यहाँ न्यूटन मीटर पर कूलॉम, ये भी एक हो जाएगा। अगला अगर हम इसका बीमा देखें तो दोनों का तो बीमा सेम ही होगा। तो बीमा देखने के लिए हमको इससे ही ज्ञात करना होगा, क्योंकि कार्य बराबर जानते हैं बल गुना दूरी होता है। तो बल का बीमा क्या हो जाएगा mLT के पावर -2, और ये विस्थापन का L होता है, और बाय कूलॉम का क्या होता है AT। हम लोग पढ़ चुके हैं, आप अगर भूल चुके हैं तो एक बार फिर से जाके अपना कॉपी उल्टाइए। अब इससे जो हम लोग निकालेंगे कैसे लिखिएगा, तो m एक ही है तो एक m रख दिए, L का मान एक यहाँ है और एक यहाँ है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 2 होगा। उसके बाद ये T है -2 में, ये ऊपर से एक T यहाँ से जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो T के पावर -3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं ये A है, ऊपर में A नहीं है, डायरेक्ट इसको ले जाएंगे तो माइनस में आएगा, A के पावर -1। तो ये हो गया mL2 T के पावर -3 और A के पावर -1। ये हो गया बीमा किसका, दोनों का, विभव और विभवांतर दोनों का बीमा निकलेगा। इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब हम लोग अगर देखें तो एक चीज आता है, ये जूल पर कूलॉम को वोल्ट करते हैं, तो आता भी है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, या तो 2 नंबर में पूछता है कभी कभी कि जो है 1 वोल्ट को परिभाषित करें, वोल्ट को परिभाषित करें। तो हम लोग देखिए सिंपल सा इक्वेशन जानते हैं, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, वोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलॉम। तो 1 वोल्ट पूछ रहा है तो 1 जूल 1 कूलॉम। हम इसको 2 आधार पर इसका डेफिनेशन हम ले सकते हैं सब वोल्ट का। वोल्ट को 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक तो विभव के आधार पर, दूसरा विभवांतर के आधार पर। तो विभव के आधार पर कैसे देंगे, यदि हम अनंत से 1 कूलॉम को लाते हैं और यदि लाने में विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो वह 1 वोल्ट का रहता है। समझ में आया, ये विभव के अनुसार वह हम अनंत से लेते आए हैं। और विभवांतर में हम क्या करते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि यदि किसी परीक्षण आवेश या किसी भी आवेश को यदि 1 कूलॉम आवेश को हम इस
1 कूलम आवेश लेते हैं, यदि ये Q बराबर 1 कूलम है, 1 कूलम आवेश को यदि इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तो 1 जूल कार्य करेंगे तो वो 1 वोल्ट होगा। कोई दिक्कत? वोल्ट को फिर से परिभाषित कर रहे हैं कि यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो वह 1 वोल्ट कहलाता है। ये विभवांतर के अनुसार। यदि हम विभव के अनुसार लें तो क्या होगा, विभव को अनंत से लाते हैं, यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो वो भी 1 वोल्ट कहलाता है। कोई दिक्कत? विभव और विभवांतर में एक छोटा सा कॉमन डिफरेंस याद रखना है। ये क्या होता है? कॉमन डिफरेंस याद रखना है क्या होता है कि विभव जो है ना, विभव में एक बिंदु का यूज होता है, एक अनंत से लाते हैं, एक बिंदु का यूज होता है और अनंत से लाते हैं। और इसमें क्या होता है, विभवांतर में दोनों, इसमें 2 बिंदु का बात करते हैं हम लोग, 2 बिंदु का, कोई विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु का बात कर रहे हैं। और इस विभव में हम क्या देखते हैं कि एक बिंदु तो अनंत में है जहाँ पे ऑलरेडी उसका मान जो है पोटेंशियल उसका क्या है, 0 है, और दूसरा बिंदु हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो इसमें एक ही बिंदु विद्युत क्षेत्र में है। और विभवांतर में क्या देखेंगे, दोनों बिंदु विद्युत क्षेत्र में है। तो बस यही डिफरेंट है। और आप लोग एक बार वीडियो को बढ़िया से देखिएगा। आगे हम लोग कल जो स्टार्ट करेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु के कारण कितना विभव होगा वो हम कल चर्चा करेंगे। आप लोग जो है वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, सिर्फ लेक्चर सुनिए और हम इस लेक्चर का PDF आप लोगों को व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। यदि आप लोग इच्छुक हैं पढ़ने के लिए, कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, यदि आप इच्छुक हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है अपना मैसेज कीजिए व्हाट्सएप से और जो है हम उस पर PDF सेंड कर देंगे। सो आप जो है, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। और कोई अगर कहीं पे मिस्टेक हो गया, हाँ एक जगह हम लोग मिस्टेक किए थे कि जो भी लिखे थे वो इनफिनाइट A to B, V माइनस B माइनस VA बराबर यहाँ पे माइनस E इंटू dx था, ये याद रखना है। यदि हम E देते हैं तो EDX, यदि हम E को चेंज करते हैं तो F और Q0 होता है, तो Q0 आगे आएगा, F यहाँ होगा, अर्थात A टू जो B होगा माइनस Q0 F dx होगा। तो यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है वीडियो के शुरू में हमको जैसा लग रहा है कि हम कुछ ऐसा ही बोल दिए थे और यहाँ Q0 भी दिए थे। सो इस पर इतना गौर ले कीजिएगा, ठीक है। आगे अगर अच्छा लगे किसी तरह जो आप सकारात्मक कमेंट कीजिए, उससे हमको ज़्यादा एनर्जी मिलता है और हम काफ़ी मेहनत से वीडियो को अपलोड करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। थैंक यू।